स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग भारत के एक राज्य तमिलनाडु के विषय में जानोगे। तमिलनाडु से आपको क्या क्या याद रखना है आगामी परीक्षाओं के लिए, सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे। भारत का मैप आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें तमिलनाडु राज्य कहाँ है? दक्षिण में है। ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये तमिलनाडु है, और इसकी सीमा यदि हम देखें तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को छूती है। तो तमिलनाडु की सीमा 3 राज्यों से लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पूरब में बंगाल की खाड़ी है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। ये तमिलनाडु का थोड़ा सा बड़ा मैप है। ये तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजधानी चेन्नई है तमिलनाडु की। राज्य पशु नीलगिरी तहर है, ये राज्य पशु है नीलगिरी तहर। राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है। राज्य पुष्प वहाँ का ग्लोरी लिली है, और राज्य वृक्ष ताड़ के वृक्ष हैं। राज्य खेल वहाँ सादू गुडू खेला जाता है, और राज्य फल कटहल है। केरल का भी राज्य फल कटहल था, और तमिलनाडु का भी राज्य फल कौन सा है? कटहल है। क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7.21 करोड़ है, और भाषा वहाँ तमिल बोली जाती है। तमिलनाडु के लोक नृत्य भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं वहाँ? करगट्टम नृत्य, यह वर्षा देवी मारी अम्मन और नदी देवी गंगई अम्मन की प्रशंसा में किया जाता है। कौन सा नृत्य? करगट्टम नृत्य। कुम्मी नृत्य, ये मंदिर उत्सव के दौरान किया जाता है। कोलाट्टम नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कबड्डी आट्टम नृत्य, या फिर कहें कावड़ी अट्टम नृत्य, ये पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला नृत्य है। माइल अट्टम नृत्य, ग्रामीण महिलाएं माइल यानी मोर नृत्य करती हैं। ये जो आट्टम या अट्टम आ रहा है, इसका मतलब भी क्या होता है? नृत्य ही होता है, डांस। देवरत्तम नृत्य, जब राजा युद्ध में विजयी होकर लौटते थे तो उनके सम्मान में यह नृत्य किया जाता था। तो देवरत्तम नृत्य महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ओयलाट्टम नृत्य, ये पुरुषों द्वारा भगवान सुब्रमण्यम की कहानियों को सुनाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। बम्बर नृत्य, मंदिरों में जलते दियों के इर्द गिर्द घूमकर किया जाता है। चक्कई अट्टम नृत्य, अट्टम का अर्थ नृत्य होता है और चक्कई का अर्थ गोल घूमना होता है। तो चक्कई अट्टम नृत्य भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में। पोइक्कल कुदिराई अट्टम, ये डमी घोड़े के रूप में यह नृत्य किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। पोइक्कल कुदिराई अट्टम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। ये सारे कैसे नृत्य हैं? लोक नृत्य हैं, लोकल नृत्य हैं तमिलनाडु के। भरतनाट्यम, ये भी तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ आलारिपू से होता है, यानी जो भरतनाट्यम नृत्य शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? आलारिपू से शुरू होता है। और भरतनाट्यम नृत्य का अंत तिलाना से होता है। नृत्य में अभिनय और शारीरिक भंगिमाओं पर बल दिया जाता है। नृत्य में अभिनय और शारीरिक भंगिमाओं पर बल दिया जाता है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों में देवदासियों द्वारा ये शुरू हुआ था। भरतनाट्यम करने वाले प्रमुख कलाकार हैं सोनल मानसिंह, वैजयंती माला बाली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, जयश्री, चंद्रलेखा, कविता श्रीधरनी, कोमल वर्धन, टी बाला सरस्वती और राम गोपाल। ये सभी जो हैं कौन सा नृत्य करते हैं? भरतनाट्यम। और
वैजयंती माला का नाम ध्यान रखिएगा, वैजयंती माला बाली कौन सा नृत्य करती हैं? भरतनाट्यम। जल्लीकट्टू के विषय में भी ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में सांडों की दौड़ होती है। ये इसके सींग पर धनराशि बंधी होती है और कुछ इसमें युवक इस पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जो एक बार इस पर चढ़ जाता है तो उसको ये धनराशि प्राप्त हो जाती है। और इस टाइप की जो सांडों की दौड़ होती है तमिलनाडु में, उसे कहते क्या हैं? जल्लीकट्टू। पोंगल पर्व के विषय में भी ध्यान रखना आप। पोंगल तमिलनाडु में फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। पोंगल के दिन से ही तमिल नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। पोंगल पर्व जनवरी माह में मनाया जाता है। तो माह ध्यान रखेंगे, किस माह में? जनवरी माह में मनाया जाता है। और कैसा है? फसल कटाई के अवसर पर होने वाला पर्व है। तमिलनाडु के कुछ ये नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इन सभी का निर्माण, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व, इन सभी का निर्माण भारत सरकार करती है। नेशनल पार्क में आप टिकट लेकर जा सकते हो घूमने, अभ्यारण्य में भी जा सकते हैं, टाइगर रिजर्व में भी जा सकते हैं। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें मनाही होती है, बड़े ऊंचे स्तर से दिल्ली से परमिशन लानी होती है और बिना हथियारों के बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडलीय रिजर्व में प्रवेश मिलता है। और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कुल कितने हैं? तो 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडलीय रिजर्व से तात्पर्य ये है कि कुछ भूमि जो है वो उस पर नेचुरल, जैसा नेचुरल वातावरण है उसको बरकरार रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। और भारत में कुल कितने हैं? 18 हैं। तो तमिलनाडु के कौन कौन से आपको याद रखने हैं? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये कोयम्बटूर में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये 4 टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। ये नेशनल पार्क हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क नीलगिरी में, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कोयम्बटूर में, मुकुर्थी नेशनल पार्क नीलगिरी में और गिंडी नेशनल पार्क चेन्नई में। तो ये नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व, इन सबको आप याद रखना। वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य कांचीपुरम, कारीकीरली पक्षी अभ्यारण्य ये भी कांचीपुरम में, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, वुडबुर पक्षी अभ्यारण्य और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ये सभी कहाँ हैं? तमिलनाडु में। और ये पक्षी अभ्यारण्य है। वेदथंगल, इसको याद रखिएगा, ये ज़्यादातर पूछा गया है। और कहाँ है? कांचीपुरम में। तमिलनाडु की ये प्रमुख झीलें हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। उड़ीसा की चिल्का झील के बाद देश की दूसरी बड़ी लेगून झील है। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील उड़ीसा की चिल्का झील है। उसके बाद दूसरी बड़ी झील कौन सी है? पुलिकट झील है, जो कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। रेड हिल्स झील चेन्नई में है। अम्बातूर झील भी चेन्नई में, वीरनम झील कुडलोर में, शूलावरम झील तिरुवल्लूर में, कोलावाई झील कांचीपुरम, कालीवली झील विल्लुपुरम और चेम्बरमबक्कम झील कांचीपुरम। तो ये झीलें आप याद रखना, ये सब कहाँ हैं? तमिलनाडु में। और पुलिकट झील वैसे तो आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु के जलप्रपात भी आप लोग ध्यान रखना। जलप्रपात यानी झरने कौन कौन से हैं? थलाइयार जलप्रपात, ये डिंडीगुल जिले में तमिलनाडु का सबसे ऊंचा प्रपात है यानी झरना है। और तिरुप्पराप्पु
जलप्रपात ये कन्याकुमारी जिले में है। सुरुली जलप्रपात ये थेनी जिले में है। मंकी फॉल्स कोयम्बटूर जिले में। कुट्रालम जलप्रपात तिरुनेलवेली जिले में। होगेनकल प्रपात, यहाँ प्रताप लिख गया है, प्रपात है यानी झरना, धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर। और अज्ञा गंगई जलप्रपात ये तिरुचिरापल्ली में है। और पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में। यानी ये सारे जलप्रपात कहाँ हैं? तमिलनाडु में हैं। तो इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको, थलैयार, तिरुप्परापु, सुरुली, मंकी, कुट्रालम, होगेनेकल और अज्ञा गंगई, पायकारा। और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो थलैयार जलप्रपात है। तमिलनाडु में स्थित प्रमुख मंदिरों को भी जान लेते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर, यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है और भगवान राम ने शिवलिंग को रामेश्वरम मंदिर में स्थापित किया था। तो ये कैसा मंदिर है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है और भगवान शिव को समर्पित है और है कहाँ? रामेश्वरम में। द्रविड़ शैली ये मंदिर निर्माण की शैली होती है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर बने हैं वे बने हैं कौन सी शैली में? नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिर कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। और नागर और द्रविड़ दोनों का अगर मिश्रण कर दें, मिला जुला रूप, तो वो कहलाती है वैसर शैली। तो भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हैं? 3, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। दूसरा मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, ध्यान रखेंगे, ये तंजौर में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चोल राजा राजराज प्रथम द्वारा इसे बनवाया गया था। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। चोल राजा नाम क्या है? राजराज। चोल राजा था राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था बृहदेश्वर। और हमेशा पूछा गया है ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर? कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर है। शोर मंदिर ये चेन्नई के पास स्थित है। इसका निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा करवाया गया था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये मदुरई में वेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और पार्वती जी को समर्पित है। एकम्बरेश्वर मंदिर ये कांचीपुरम में स्थित है, भगवान शंकर जी को समर्पित है। आदि योगी शिव प्रतिमा ये कोयम्बटूर में शिव की 112 फीट ऊंची 500 टन स्टील से बनी मूर्ति है। मरुंडीश्वर मंदिर ये भी चेन्नई में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली में बना है। ये तमिलनाडु से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। टोडा, कोटा, बड़गास, कुरुम्बा, इरुला, पलियन ये तमिलनाडु की क्या हैं? जनजातियां हैं। तमिलनाडु का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। संगम ग्रंथों में इस क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु का लिखित इतिहास पल्लव राजाओं के समय से उपलब्ध है। 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पल्लवों का वर्चस्व यहाँ कायम हुआ और उन्होंने ही द्रविड़ शैली के मंदिरों का सूत्रपात किया। तो ये ध्यान रखना आप, पल्लव राजाओं ने ही दक्षिण भारत में कौन सी? द्रविड़ शैली के मंदिरों का सूत्रपात किया था। और जनजातियाँ आपको याद हुई, टोडा, कोटा, बड़गास, कुरुम्बा ये जनजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ। चेन्नई, एन्नोर, थूथुक्कुडी ये तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अलावा 7 छोटे अन्य बंदरगाह भी हैं। कुड्डेलोर, नागापट्टिनम, रामेश्वरम, पंबन, कोलाचेल, कन्याकुमारी और वेलिनोक्कम। तमिलनाडु की नदियों के विषय में भी ध्यान रखना आप। यहाँ पर वेगई नदी, कौन सी नदी बहती है? वेगई। ये तमिलनाडु के मदुरई जिले के वर्षानद पहाड़ी से निकलती है। मंडपम के पास यह पाक की खाड़ी में गिर जाती है। ताम्रपर्णी नदी ये भी तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई पहाड़ी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। ये कावेरी नदी है जिसके जल को लेकर झगड़ा होता आया है। तो कावेरी जल विवाद, इसको आप ध्यान रखेंगे।
1892 से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य कावेरी जल को लेकर झगड़ा चल रहा है। यद्यपि यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, इसे ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? कावेरी नदी। और यदि प्रश्न आए दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ये थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है। दक्षिण की गंगा क्या लगाएंगे? गोदावरी, जो महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है, गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी कहलाती है? कावेरी नदी। ये तमिलनाडु से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कलनई बांध, ये भारत का सबसे पुराना बांध है, साथ ही यह विश्व का भी सबसे प्राचीन बांध है, जो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध को दूसरी शताब्दी ईस्वी में चोल राजा करिकाल द्वारा बनवाया गया था। तो भारत और विश्व दोनों का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? कलनई बांध है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। मेट्टूर बांध, ये भी कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये तमिलनाडु राज्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप इनको याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज्य के साथ। धन्यवाद।